नमस्कार। अरुणा कालिया की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं एक नया विषय लेकर आई हूँ। अभी तक हमने जो जो भी ग्रामर पढ़ी है, जो जो भी व्याकरण में पढ़ा है, वो कहाँ कहाँ काम आती है, मतलब किन किन विधाओं में काम आती है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि लिखने की जो विधाएं हैं वो मुख्य रूप से दो होती हैं। लिखने की यानी कि हम जो भी लिखते हैं, चाहे वो लेखन कार्य है या पत्र लिखना है या जो भी लिखते हैं, उसमें दो प्रकार से लिखा जाता है। एक तो गद्य के रूप में लिखते हैं और एक पद्य के रूप में। यानी कि लिखने की दो विधाएं हैं, एक गद्य और दूसरा है पद्य। गद्य में हम वाक्य लिखते हैं, गद्य में हम वाक्य लिखते हैं और पद्य में हम काव्य लिखते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। गद्य में हम वाक्य लिखते हैं, वाक्य शब्दों से वाक्यों से एक बड़ी कहानी, कथा, नाटक जो भी लिखते हैं वो हो गया। मुख्य होता है इसमें वाक्य और ये होता है काव्य, कविता के रूप में। अब हम बात करते हैं कि हमने गद्य में हमने ऐसा क्या क्या ग्रामर में सीखा है, व्याकरण में, जो हम गद्य में काम में ला सकते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था, मैं जो वीडियो में सब बना चुकी हूँ, जो उनके ऊपर ही बात कर रही हूँ। और मेरे ख्याल से मैं व्याकरण में करीब सभी काम कर चुकी हूँ, कुछ रह गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि एक हमने सीखा था अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। वाक्य भेद यानी कि वाक्य लिखने के लिए जो भी विधाएं होती हैं, जो भी तरीके होते हैं, वो हमने सीखा। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। वाक्य भेद। दूसरा हमने सीखा था रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद, है ना। ये दो चीज़ें तो ये हो गई। उसके बाद हमने एक तीसरी मेन चीज़ सीखी थी, पद परिचय, है ना। तो ये तीन मेन चीज़ें हैं जो गद्य में काम आती हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, यानी कि इसके अंतर्गत हमने सिंपल वाक्य, संयुक्त वाक्य, है ना, मिश्र वाक्य सीखे। और ये रचना के आधार पर हमने सीखा। उसके बाद अर्थ के आधार पर जैसे कथनात्मक क्या होता है, प्रश्नात्मक क्या है, निषेधात्मक क्या है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में, संकेतात्मक, संदेहात्मक, तो ये सारी चीज़ें हमने इन चीज़ों में सीखी थी। अब पद परिचय में हमने जो छोटी छोटी चीज़ें हम छोटी क्लास से सीखते आ रहे हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, कारक, और इसके अलावा क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, निपात, ये सारी छोटी छोटी ग्रामर्स हमने पद परिचय के अंतर्गत सीखी थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारा ये गद्य में काम आता है, क्योंकि ये इसमें वाक्य की रचना होती है, वाक्यों की रचना होती है। और हमने पद परिचय में हमने बताया था कि पद का अर्थ क्या है। पद का अर्थ शब्द ही होता है, लेकिन जो शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में पिरोया जाता है और उस वाक्य से एक सार्थक अर्थ निकल कर आता है, तब उस वाक्य में आया हुआ हर एक शब्द पद कहलाता है। ठीक है। अब जो भी शब्द जिस स्थान पर बैठा हुआ है, तो उस स्थान के अनुसार उसका परिचय देना पड़ता है। कि जैसे कर्ता के स्थान पर जो शब्द है तो उसके बारे में बताएंगे, जो कर्म के स्थान पर जो है उसके बारे में बताएंगे, क्रिया के स्थान पर जो शब्द बैठा है या फिर काल के स्थान पर है या फिर विशेषण के स्थान पर जो बैठा है, तो जिस स्थान पर जो बैठा जिसकी जो विशेषता, उसी विशेषता के आधार पर ही उसका परिचय दिया जाता है। यानी कि
वाक्य की रचना के लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इन बातों का ध्यान हम रखेंगे तभी हम लेख लिख सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं, कथा लिख सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं, नाटक लिख सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, आलोचनात्मक निबंध लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। यहाँ तक कि यात्रा वृत्तांत का भी हम गद्य के रूप में ही लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब बात करते हैं पद्य में। पद्य में जैसा कि काव्य होता है, काव्य यानी कि कविता के रूप में हम जो भी लिखते हैं, कभी कभी छोटी छोटी क्षणिकाएँ भी लिखी जाती हैं, कभी कभी हाइकू टाइप के 3-3 पंक्तियों के भी लिखे जाते हैं, या फिर बड़ी कविताएं भी होती हैं, या फिर छंदबद्ध कविताएं होती हैं, पद होते हैं, दोहे होते हैं। इसके अलावा दोहों के अनुसार या फिर पद के अनुसार को जोड़कर खंड काव्य भी लिखा जाता है। महाकाव्यों की भी रचना हुई है। आपने देखा ही है कि रामचरितमानस महाकाव्य में आता है, अभिज्ञान शाकुंतलम महाकाव्य में आता है, और वाल्मीकि कृत जो है रामायण वो भी महाकाव्य में आता है। तो ये सब बड़े बड़े काव्य भी काव्य के आधार पर ही लिखे गए हैं। जैसे इसमें उपन्यास भी लिखे जाते हैं, बड़ी बड़ी कहानियाँ होती है, एक ही कहानी पूरे में चलती है। तो इसी तरह से यहाँ पे खंड काव्य चलता है, महाकाव्य चलता है। एक ही कहानी में कई अंतराल होते हैं, कुछ कहानियाँ साथ साथ चल रही होती हैं। तो यानी कि जो काव्य के रूप में लिखा गया वो महाकाव्य हो गया, या कविता हो गई, या खंड काव्य हो गया। जो वाक्य के रूप में लिखा गया वो या तो लेख हो गया, कहानी हो गई, उपन्यास हो गए, नाटक हो गए, ये सब इसमें आ जाते हैं। तो हमने देखा कि गद्य में हमने ये व्याकरण हमने लगाई, और पद्य में हमने क्या क्या देखा वो भी हम बात कर लेते हैं। पद्य में हमने सीखा था अलंकार, अलंकार और उसके भेद थे, है ना। और उसके बाद हमने सीखा रस, रस और उसके भेद हमने देखे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा अलंकार हो गए, रस हो गए, और इसके अंतर्गत और क्या आया, छंद हो गए। छंद अभी मैंने सिखाए नहीं हैं, लेकिन छंद और उसके भेद हो जाते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें काव्य में काम आ जाती हैं। और क्योंकि अलंकार काव्य को सुंदर बना देता है, अलंकार का मतलब ये सजाना, श्रृंगार करना, तो सजाना सजना ये अलंकारों से काव्य सुंदर बन पड़ती है। रस से उसमें स्वाद यानी कि एक आनंद की अनुभूति होती है। जो भी जिस भी प्रकार का हम उसमें भाव डालना चाहते हैं वही रस उसमें प्रतीत होता है, पढ़ते समय हमें महसूस होता है। छंद जो है काव्य को बांध देती है, एक मात्राओं में, युग्मों में बांधकर उसे कविता का रूप दे देती है। छंदों को जैसे छंदबद्ध कविता बोलते हैं ना, उसमें मात्राएं गिनी जाती हैं। मात्राओं के आधार पर शब्दों को हम इस तरह से सेट करते हैं कि वो प्रवाहमयी भाषा के रूप में गीत भी बन सकता है, लय में गाया जा सकता है। तो इस तरह से छंदों का भी प्रयोग ये काव्य के रूप में किया जाता है। तो ये चीज़ें तो हुई काव्य की, यानी पद्य में आती हैं, और ये सारी चीज़ें गद्य में काम आती हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि गद्य में क्या क्या, कौन कौन सी व्याकरण काम आती है, और पद्य में कौन कौन सी व्याकरण काम आती है ना। अब इन्हीं कारणों से अगर हम ये चीज़ें सारी सीख लें तो हम बड़े से बड़ा काव्य भी लिख सकते हैं। ये चीज़ें अगर हम ध्यान से पढ़ लें, समझ लें, तो हम बड़ा से बड़ा उपन्यास भी लिख सकते हैं, पूरी कहानी लिख सकते हैं। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई आज। तो आज इस बात को यहीं छोड़ते हैं, और आपसे मेरा यही अनुरोध होगा कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें, और बेल आइकन भी दबाएं, और साथ में ऑल को भी टच करें। और दूसरी बात कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठता है इससे रिलेटेड, या किसी भी तरह का व्याकरण से रिलेटेड, हिंदी व्याकरण से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप ज़रूर पूछें, कमेंट बॉक्स में लिखें, और आपको उत्तर इसी तरह से ज़रूर मिलेगा। तो अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।